ये 15 साल पुराना किस्सा है। उन दिनों आसिफ और रजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज आई, डेयर स्टूडेंट, कल से जो दोस्तियां स्टार्ट हो रही हैं, इस्लामी तहवार के सिलसिले में उन दोस्तियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख वाजे नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आएं तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साखत के नाम याद कर सकते हैं। रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल प्रणीट से खोपड़ी की फोटो और मालूमात निकालकर सामने रखे हुए हैं कि उससे बात नहीं बन सकती है। आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबल के डॉक्टर रजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। मना के नीट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुम को समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साखत पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना दुमा कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहब हम पर सख्त नाराज हुए थे। भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो उनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में चंद मिनट बाद रजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो फरोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहां से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है उसके गोरकिन से राब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ भी है। ये मैं कल छुट्टी के दिन कर लूंगा, कल शाम को मिलूंगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम उकठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ का वाकिफ था। थोड़ा बहुत गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ के दस्तक देने पर उसने दरवाजा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ, कहीं कोई फौत की? आसिफ ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन साहब, हमारे यहां कोई फौतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहां ही खड़े रहेंगे? उरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाएं। आज तो वैसे भी मैं अकेला हूं, मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदीन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ उन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चार पाई पर बैठे और गोरकन उनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल प्लेट में नमकू और 3 गिलास उनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ा सा नमकू खाने से फारिग होकर आसिफ अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले उसने रजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब उसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। आसी वक्त आसिफ ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजिरत कर ली, मगर जब आसिफ ने उसको यकीन दिला या कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकालकर देने पर रिजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर उसकी मजीद कुछ कीमत भी देनी होगी।
आसिफ ने मजीद 500 रुपए उसको दिए तो उसने उनको रात 10 बजे आने का कहा। वापस चले आए। घर आके रजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ही ना चमट जाए। तो आसिफ हंसता हो वो बोला, ओबे गामड़ तो मैं क्या रोज रात को कब्र सितान जाता हूं, क्या मैं कफन चूर हूं। तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब आसिफ ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाजत मांगी कि उनका एक दोस्त बाइक से गिर कर जख्मी हो गया है और वो उसे अस्पताल देखने जा रहा है, साथ रिजवान भी होगा। अगरचे अब्बाजान ने उसको इजाजत दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के साए वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। खैर साहब वो घर से निकला तो हल्के बादलों में बजली रह रहकर चमक रही थी। रजवान को साथ लेकर वो जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हुआ चलने और बजली चमकने से मजीद पुरसरार हो गया। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खुद ने वाली कदाल और एक टारिच हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बजली चमकी तो एक लम्हे के लिए उनको कब्रों की तवील कतार नजर आई। तब इन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिसमें खौफ की लहर दौड़ने लगे हैं। रिदवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते, वरना उनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दौर चलने के बाद गोरकन बोला, साहिब ये कब्र किसी वकार साहब की है और मैंने देखा है, उसकी देखभाल को भी बहुत कमाते हैं। इसके वारिस तो मैं आपको उसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूं। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बाबू गोरकन ने हुदायत देते हुए कहा, आप ये टारिच सिर्फ उस कब्र पर रखो, आधर उधर ना रोशनी करना। रिदवान एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था, मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मुट्ठी हटा दी। पत्थर की सोल उसने जुरा सी खसीका कर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। आप तो टारिच पकड़े आसिफ का दिल भी ना मालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टारिच की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत उसकी भी नहीं हो रही थी। उसने वक्त काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, कमरदीन तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेगा? हमारे बच्चों का, हमारे तो बाप दादा का यही काम है जो कि अब मैं कर रहा हूं। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर रजवान आसिफ भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का काला थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी को उसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गोरकन ने मुट्ठी फिर से कब्र पर डाली, वर हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहब अपनी मतलूबा चीज। आसिफ अब उस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके उसने थैला जैसे ही पकड़ा तो उसको लगा जैसे उसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो उसके कांधों के ऊपर थी उसमें गर्मी सी भर गई हो। गर्मी लगने का यह सिलसिला जल्द ही खत्म भी हो गया, मगर उन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर उसने उसको बाकी 500 रुपए पकड़ ओ दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटकाया। जब वो रजवान के घर के पास आए तो रजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रजवान को पकड़ा दी। पहले तो रजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लाक वाली अलमारी है, तुम उसको अलमारी में रखकर लाक लगा देना। मेरी अलमारी का लाक खराब है तो उसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। रिदवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहला थैला अलमारी में रखकर लाक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक उसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी।
वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चला या जल्द ही उसे मालूम हो गया कि उसका भतीजा सहन से अंदर बर आमदे में दाखिल हो रहा था कि इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूटकर आ लगा, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई। फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लैंक पर ले जाकर उसकी मुरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं। मुकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी, इसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया है। कमरे में आकर उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी, कब्र से तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर आसिफ का फोन आने लगा। आसिफ ने फोन पर सबसे पहले निन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी रजवान ने उसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो, जब ही तो इसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये चौथी जनरेशन और 21वीं सदी है, यहां रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेते। वैसे भी ये कोई सुन 1800 का जमाना तो है नहीं जहां तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रजवान साहब, मुस्तकबल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा ये ही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज को अगर किसी वजह से वो मर गया देखकर अस्पताल से भाग जाओगे। हाँ, आसिफ रजवान की बात पर दिल खोलकर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रखकर उसकी साखत पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बलावजा डर रहा हूं। भला जो जमाना आजकल चल रहा है, इतने जदीद जमाने में रूहों और मर्दों का क्या डर। रिजवान का फोन एक जोरदार आवाज से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखने बनाई कि इस सख्त खराब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है। उसने फोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी उसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला। उसके बड़े भाई की बौखलाई हुई आवाज ने रजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रजवान के बड़े भाई की आवाज जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, रजवान जल्दी उठो, गहरी नींद से जागे। रजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मजीद खराब नहीं। भैया, क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? आस वक्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अबा ने फोन भी किया था, मगर तुमने फोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इतला दी। आसिफ अब उस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम रजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चलाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से जोरदार आवाज आई तो उसके दोनों भाइयों और अबा उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक हौलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये नया छोड़कर चला गया। रिजवान ने यह हौलनाक बात सुनी तो उसका दिल भी दौलने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी
कि जिस मुर्दे की खोपड़ी उन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब उसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो उसके अजीज तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचे उसकी तबीयत भी बहुत खराब थी, मगर उसने जद करके अपने दोस्त की डिडबाड़ी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छिपा दिया गया था, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था। इत्तेफाक देखें, आसिफ का जनाजा भी उसकी कब्रिस्तान में गया, जहां से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गया था, और उसकी कब्र भी उस ही कितार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर लेकर गए थे। आसिफ के जनाजे पर रजवान को तो न ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से उसकी तबीयत खराब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पनखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसम रजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पनखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था, और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कुदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी ऐसी निकल रही है। आस ने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। रिदवान का यह प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए, और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही उसको मिला, पहले तो उसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रजवान ने उसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको आसिफ याद आया कि उस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी उसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है, जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकन की आवाज से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपए। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर उसको अंदर रख देना, और मेरे नंबर पर उसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे अरसाल कर देना था कि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने थैला और 500 रुपए पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कुतबा नजर आया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, आसिफ इजहर वालिद इजहर शेख तारीख वफात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।